हेलो एवरीवन। तो बैटल थ्रू दी हेवन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था अब श्रोयान जैसे ही अपने 20 दिन के कल्टीवेशन के बाद 21st डे को फॉलन स्टार पवेलियन पर अपने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को ट्रेन करने के बाद अपने गोल्डन जॉइंट बॉडी के साथ फॉलन स्टार पवेलियन के कुछ एल्डर्स के सामने अपेयर होता है। वो सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो सोचने लगते हैं आखिर ये है कौन। इसी टाइम पर अंदर से मास्टर याओलाओ आकर अपने स्टूडेंट को पहचान जाते हैं और वो अपने स्टूडेंट की ऐसी आगे बढ़ती हुई स्पीड को देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन श्रोयान बहुत दुखी होता है क्योंकि उसने अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी की 70 फीट तक के स्ट्रेंथ को अनरिलीज कर पाया था और वो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी की पीक लिमिट होता है 99 फीट। ये सुनकर मास्टर याओलाओ श्रोयान को समझाते हैं और उसे बोलते हैं कि बुद्धिसत्वा एंशिएंट ट्री कभी भी प्रकट हो सकता है। तो ये सुनकर श्रोयान अपने ग्रुप को तैयार कर देता है एंशिएंट वेस्टर्न रीजन पर जाने के लिए और वो सब बहुत जल्द निकल भी जाते हैं। और इस बारी श्रोयान के साथ जा रहे होते हैं क्वीन मेडुसा, क्विंगलिंग, लिटिल फेरी डॉक्टर और फॉलन स्टार पवेलियन का एक एल्डर चिंगचैंग। अब श्रोयान कुछ दिनों के बाद जैसे ही एंशिएंट वेस्टर्न रीजन के अंदर जाता है उसे कुछ लिथिन पॉइजन मिलते हैं, जिसके चलते वो देखता है उसके साथ जा रहे कुछ पावरफुल वॉरियर्स अपने दम को तोड़ देते हैं। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है ये लिथिन पॉइजन की वजह से नहीं, ये लिथिन पॉइजन वर्म के वजह से है जो कि हमारी बॉडी के अंदर भी जा रहे हैं। ये सुनने के बाद श्रोयान अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से अपने पूरे टोली के अंदर प्रेजेंट हुए सारे लिथन पॉइजन वर्म को मार देता है और अपने ग्रुप को हेवनली फ्लेम का प्रोटेक्शन देते हुए आगे लेने लगता है। अब थोड़े घंटे और ट्रैवल करने के बाद मेडुसा बोलती है हमें लगता है हम बहुत जल्द ये वेस्टर्न रीजन के फर्स्ट रीजन को पार करने ही वाले हैं। अब यहीं से ही स्टार्ट होता है बैटल थ्रू दी हेवन का नेक्स्ट पार्ट। अब आगे हमें दिखाया जाता है क्वीन मेडुसा की ये बातों को सुनकर श्रोयान अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है ठीक है, तो अब हम अपना स्पीड को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं क्योंकि वैसे ही मेरे रिट्रीट पर जाने की वजह से हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, जिसके वजह से सेंट्रल प्लेस के कुछ बड़े बड़े फ्रैक्शंस पहले से ही ये एंशिएंट वेस्टर्न रीजन के मिडल रीजन में एंटर कर चुके होंगे। अब जैसे ही श्रोयान का ग्रुप आगे बढ़ता जाता है वो पॉइजनियस फॉग धीरे धीरे हट जाता है और जब वो उस पूरे रीजन को क्रॉस कर देते हैं वो पॉइजनियस फॉग एकदम से गायब ही हो जाता है। अब वो पॉइजनियस फॉग से बाहर आने के बाद श्रोयान का ग्रुप एक बड़े से पत्थर के ऊपर जाकर लैंड करता है। अब जब सब सामने के जमीन को देखते हैं उनको एक 1000 फुट चौड़ी पहाड़ों की स्ट्रीम दिखाई देती है और ये पहाड़ों का स्ट्रीम बहुत ही ज्यादा डीप होता है और क्योंकि उसके अंदर भी वो पॉइजनियस फॉग फैला हुआ होता है जिसकी वजह से आगे के रास्ता किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे होते और पूरे जगह को एक एंशिएंट ओरे ने कवर करके रखा होता है। अब आसपास की चीजों को श्रोयान काफी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने लगता है और श्रोयान उस माउंटेन के अंदर बहुत सारे फ्यूरियस ऑरा को सेंस भी करता है और कुछ औरों की वजह से श्रोयान को भी अंदर से एक डेंजर वाली वाइब आती है और फॉलन स्टार पवेलियन का वो एल्डर चिंगचैंग अब वो श्रोयान को कहते हैं ये वेस्टर्न रीजन के जो भी फ्यूरियस बीस्ट हैं वो बाहर की दुनिया से छुपकर लगातार यहीं पर ही सरवाइव करते आ रहे हैं और एंशिएंट टाइम से लगातार यहीं पर ही रहने की वजह से इनका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग हो चुकी है। भले ही इनके अंदर सोचने की शक्तियाँ नहीं है लेकिन इनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। अब श्रोयान ये सारी बातों को सुनकर हाँ में अपना सर को हिलाता है और अब वो जैसे ही अपने हाथों को हवा में क्लेंच करता है वो एक बीड को अपने स्पेस रिंग में से बाहर निकालता है और ये होता है वही बुद्धिसत्वा सीड का एक इम्प्योर सीड और श्रोयान का इस सीड को बाहर निकालने का सिर्फ एक ही मतलब होता है क्योंकि ये एंशिएंट रीजन बहुत ही वास्ट है जिसके वजह से उस एंशिएंट बुद्धिसत्वा ट्री को ढूंढना आसान नहीं होगा और तो और इस जगह पर लाखों लाखों मैजिकल बीस्ट मौजूद है। तो अगर ये पांचों गलती से भी गलती करते हैं तो फिर उस गलती का माफी सिर्फ सजाए मौत ही होने वाला है।
भले ही ये पांचों जब अपने हैंड को ज्वाइन करेंगे एक पावरफुल वॉरियर के साथ लड़ सकते हैं, इवन इफ हाफ सेंट लेवल के वॉरियर के साथ भी लड़ सकते हैं, लेकिन ये मैजिकल बीस्ट एक इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिसके चलते शोयान अब अपने हाथों में बुद्धिसत्व सीड को पकड़कर अपनी आंखों को बंद करता है। उसके बाद वो बुद्धिसत्व सीड का एक्टिविटी को सेंस करने लगता है। अब थोड़े टाइम के बाद शोयान अपनी आंखों को खोलने के साथ साथ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की तरफ देखने लगता है और अपने बाकी दोस्तों से कहता है, ये जगह एंशिएंट बुद्धिसत्व ट्री से काफी दूरी पे है। मैं उसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन बुद्धिसत्व सीड के अंदर से जो भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है उसके हिसाब से वो एंशिएंट ट्री उस डायरेक्शन में होना चाहिए। ये बोलकर शोयान अपने हाथों को एक जगह पर टिका देता है और दूसरे हाथ से एंशिएंट बुद्धिसत्व सीड को अपने स्टोरिंग में रख लेता है। अब शोयान बिना और वेट करे स्पीडली उस जगह पर जाने लगता है जहाँ से उसको कुछ महसूस हो रहा था। अब बुद्धिसत्व सीड के दिखाए हुए रास्ते पर जाने के बाद वो लोग एक माउंटेन के पास प्रेजेंट हो जाते हैं, लेकिन इसी टाइम पर शोयान के पूरे टोली को एक डरावनी सी बीस्ट का आवाज सुनाई देता है। अब बहुत सारे ब्लैक कलर के फिगर जो कि लाइटनिंग स्पीड से जा रहे होते हैं वो शोयान के टोली के ऊपर हमला कर देते हैं। अब इसी स्नेक अटैक की वजह से मेडुसा और बाकी के लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब पीछे से वो बीस्ट कहते हैं वहीं पर रुको, लेकिन ये सुनने के बावजूद भी शोयान बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो बस अपने हाथों को आसमान में वेव करता है। फिर एक फ्राइटनिंग हॉट विंड चारों तरफ फैल जाता है। अब जब शोयान का वो हमला उस बीस्ट के बॉडी को टच करता है वो बीस्ट के चित्रे उड़ जाते हैं, जिसके चलते वो सारे बीस्ट नीचे गिर जाते हैं। अब मेडुसा ये सारी चीजों को देखने के बाद बोलती है, लगता है इस जगह पर बहुत सारे बीस्ट हैं, तो हम अब आगे उड़ते हुए नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा करने पे वो सारे बीस्ट हमें ही टारगेट करने लगेंगे। अब ये सुनकर शोयान अपने सर को हाँ में हिलाता है, क्योंकि भले ही इस रीजन के फ्यूरियस बीस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन जैसे ही वो और ज्यादा डीपेस्ट रीजन पर एंटर करेंगे आगे और भी ज्यादा बीस्ट मिलेंगे जो कि इन बीस्ट से काफी ज्यादा ताकतवर होंगे और उनके साथ डील करना उतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, जिसके चलते शोयान फालतू के बकवास ना करते हुए सीधे के सीधे जमीन पर लैंड करके चलते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब इसी टाइम पर शोयान के कानों में बहुत सारे बंदों की साउंड आती है। अब शोयान जैसे ही मुड़कर वो सारे फिगर्स को सेंस करता है वो देखता है वो सारे बंदे शोयान के ग्रुप को ही घूरे जा रहे हैं। अब शोयान फील करता है वो सारे बंदे टाउजन क्लास पर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, लेकिन एक चीज को सोचते सोचते शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज फील करता है और वो है ये लोग फॉग को पार कर पाए हैं, क्योंकि हमें तो पता ही है इस फॉरेस्ट में लिथन पॉइजन फॉग है जिसको कि कोई आम इंसान बिल्कुल भी पार नहीं कर सकता। और क्योंकि शोयान को इन सब के साथ बात करने का कोई भी इंटेंशंस नहीं होता, वो इन सब पे ध्यान नहीं देता और वैसे भी उसे सही से पता है यहाँ पर जो भी बंदे आएंगे उनका डेस्टिनेशन होगा एंशिएंट बुद्धिसत्व ट्री, जिसके चलते शोयान ये सारे बंदों के साथ बिल्कुल भी कोई भी अलायंस क्रिएट नहीं कर सकता। तो अब शोयान अपने ग्रुप को कहता है चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, और सामने से पीछे से आए हुए बंदे जैसे ही शोयान के ग्रुप को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं उनको भी थोड़ा बहुत अजीब लगता है, क्योंकि शोयान उनको बहुत गंदा इग्नोर मारा था और वो सारे लोग सेंस भी करते हैं उन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है सामने वाले बंदे का, मतलब शोयान का। तो वो लोग भी कोई भी फालतू के स्टेप नहीं लेते और शोयान की ऐसी हरकतों से उन्हें ये भी पता चल जाता है शोयान उनके साथ बिल्कुल भी कोलैबोरेट नहीं करना चाहता, तो वो लोग भी अपनी दिशा को बदल देते हैं। इसी टाइम पर एक खतरनाक सा बीस्ट की चिल्लाने की आवाज आसमानों में गूंजता रहता है। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने एक डाउ के पिलर को उसी बीस्ट के ऊपर थ्रो कर देती है, जिसकी वजह से बैंग साउंड के साथ
वो हमला उस बीस्ट के बॉडी के साथ टकरा जाता है। अब इंस्टेंट ही उस टाव के पिलर के लिथन पॉइजन के वजह से उस बीस्ट की जान इंस्टेंट ही चला जाता है। अब शोयान का ग्रुप, जो कि ये बीस्ट को मारने के लिए पत्थरों के पीछे छुपा हुआ था, वो बाहर आता है। अब वो लोग बीस्ट रीजन के डीपेस्ट एरिया पर जाने लगते हैं। इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर उस बड़े से बीस्ट के बॉडी को देखते हुए बोलती है, अच्छी बात तो ये है कि ये बीस्ट के पास वो एबिलिटीज नहीं है जिससे वो मेरे पॉइजन को डिटेक्ट कर सके। ये सुनकर श्रेयन भी कहता है, हाँ ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी के लिए हमें और थोड़ी देर यहाँ पर रुकना होगा ताकि एल्डर चिंगचैंग कुछ और खबर लेके हमारे पास लौट सके। अब इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर एक पत्थर के ऊपर बैठते हुए बोलती है, एंशिएंट बुद्धिसत्व ट्री के अट्रैक्शन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। इवन इफ वो एंशिएंट क्लान के बंदे भी इस चीज को बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर सकते। और हमारे लिए तो सबसे अच्छी बात ये है, हमें वो सारे पावरफुल फ्रैक्शंस के ग्रुप नहीं मिले, क्योंकि मुझे लगता है उनके ग्रुप का स्ट्रेंथ और प्रोग्रेस हमारे ग्रुप से काफी ज्यादा तेज होने वाली है। ये सुनने के बाद शोयान मन ही मन सोचता है, अगर ये एंशिएंट बुद्धिसत्व ट्री जैसी खतरनाक चीज को इतनी आसानी से हासिल किया जा सकता तो फिर वो एंशिएंट नहीं कहलाता। और चाहे काफी टाइम से बहुत सारे फ्रैक्शंस एक साथ ये चीज को ढूंढ रहे हो, लेकिन ये एंशिएंट बुद्धिसत्व ट्री को ढूंढ पाना उतना ज्यादा आसान है नहीं। इसी टाइम पर शोयान के ग्रुप के सामने एल्डर चिंगचैंग अपीयर होते हैं। अब एल्डर चिंगचैंग को शोयान पूछता है, एल्डर क्या हुआ? ये सुनकर एल्डर चिंगचैंग बोलते हैं, हमारे सामने की चीजें कुछ ज्यादा डेंजरियस है नहीं, लेकिन मुझे एक ग्रुप मिला है। जब मैं चुपचाप से उन्हें ऑब्जर्व किया तो फिर वो मुझे प्रोफाउंड स्काई सेट के लोग लगे। इधर प्रोफाउंड स्काई सेट का नाम सुनकर शोयान एकदम से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि हमें तो सही से पता है ये प्रोफाउंड स्काई सेट के साथ शोयान का कितना गंदा दुश्मनी है। तो अगर शोयान के सामने प्रोफाउंड स्काई सेट आ जाता है तो इन दोनों के बीच में एक टक्कर का फाइट होने वाला है। इसी टाइम पर एल्डर चिंगचिंग शोयान को बोलते हैं, जब मैं उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था मुझे कुछ बातें पता चला, और मुझे ये पता चला कि उनके सामने शायद कोई और एक ग्रुप है जिनको वो सीक्रेटली फिनिश करना चाहते हैं। ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होकर बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन हमें ये सारी बातों में नहीं पड़ना है, हम बस अपने रास्ते पर जाएंगे। और वो लोग थोड़े से गधे हैं क्या, उन लोगों को ऐसे मौके पर भी शांत रहना नहीं आ रहा। ये बोलते ही अचानक से शोयान को कुछ याद आता है, तो शोयान एल्डर चिंगचिंग से पूछता है, अच्छा तो फिर वो कौन से ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे, मतलब कौन से ग्रुप के साथ वो अपनी चुपचाप बराबर करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद एल्डर चिंगचिंग सोचने लगते हैं और थोड़े सेकंड के बाद वो बोलते हैं, शायद वो लोग फ्लावर सेट के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर शोयान की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि शोयान को सही से पता है फ्लावर सेट उसके लिए क्या मायने रखता है। और जब बात फ्लावर सेट की हो तो वो बिल्कुल भी चुप नहीं रह सकता, क्योंकि उस ग्रुप में यूनून का होने का काफी ज्यादा चांसेस है। इवन इफ नालायंड्रन भी उस ग्रुप में हो सकती है, तो अगर उसके सामने यूनून एक बड़े से प्रॉब्लम में होती है तो शोयान सिर्फ साइड में बैठकर नहीं खड़ा हो सकता। तो अब वो एल्डर से बोलता है, बेस्टर। अब शोयान की इसी फेस एक्सप्रेशन को देखकर एल्डर चिंगचिंग शोयान से पूछते हैं, जूनियर पवेलियन चीफ आप इतना ज्यादा एंसियस क्यों हो रहे हो? अभी के लिए हमें क्या करना होगा आप ही बताइए। ये सुनकर शोयान जिस पत्थर पे बैठा था उस पत्थर से खड़ा होता है और बोलता है, हम पहले ये स्काई प्रोफाउंड सेट को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब क्योंकि इन्हें शांति से रहना नहीं आता, अब मैं इन्हें नर्क का रास्ता दिखाऊंगा। अब हमें एक बड़े से माउंटेन के ऊपर कुछ बंदों को आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है, जिनका ग्रुप काफी ज्यादा दुखी था, जैसे उनका कोई 10 लाख रुपए लेकर भाग गया हो। इसी टाइम पर उस ग्रुप में से एक लड़की एक पेड़ के ऊपर खड़ी होकर बोलती है, टीचर वो लोग शायद हमें लॉक कर चुके हैं। और ये लड़की कोई और नहीं, ये होती है नालायंड्रन। और जब नालायंड्रन टीचर बोल के पुकार रही है, मतलब यूनून भी उसके पास ही प्रेजेंट होगी। इसी टाइम पर हमें यूनून की फेस भी दिखाई जाती है। अब हमारी खूबसूरत सी यूनून के पीछे प्रेजेंट होती है
और एक एल्डर जिनकी फेस बहुत ही ज्यादा टेंशन में भर गई थी। अब वो एल्डर फ्यूरियस तरीके से चिल्लाते हुए बोलते हैं, जब हम फ्यूरियस बीस्ट से फाइट कर रहे थे तब कुछ प्रोफाउंड स्काई सेट के एल्डर्स ने हमारे ऊपर स्नेक अटैक लॉन्च कर दिया था, जिसके वजह से उस फ्यूरियस बीस्ट ने एल्डर चिंगुआ की जान ले ली, जिसके चलते अब जब हम दोबारा से हमारे फ्लावर सेट को वापस लौटेंगे हमें ये प्रोफाउंड स्काई सेट की बातों को रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। अब हमें उस एल्डर का फेस जब दिखाया जाता है उसके मुंह से बहुत ही गंदे तरीके से खून बह रहा था। इसका मतलब ये एल्डर प्रोफाउंड स्काई सेट के हमले की वजह से बहुत ही गंदे तरीके से घायल हो चुकी थी। अब जब बाकी के फ्लावर सेट के एल्डर्स ये बात को सुनते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, क्लियरली हम इस बारी उन्हें नहीं जाने दे सकते, एक बार बस हमें लौटने दो। अब इन सब की बातों को सुनने के बाद यूनून अपने सर को हिलाते हुए बोलती है, एल्डर्स अभी के लिए हमारे पास ये सारी बातों के बारे में डिस्कस करने का टाइम नहीं है, क्योंकि प्रोफाउंड स्काई सेट लगातार हमें चेस करती आ रही है और ये बात तो क्लियर है कि ये लोग हमें यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहते। तो अगर हम यहाँ से जिंदा वापस ही नहीं लौटेंगे तो फिर इनके साथ हम बदला लेंगे तो लेंगे कैसे। और मैं आपको बता दूं, अभी के लिए यूनून फ्लावर सेट की चीफ बन चुकी थी और तो और ग्रानी हुआ की शील्ड डाउकी के वजह से उसकी बॉडी में उसने ग्रानी हुआ की सारे पावर्स को पूरे तरीके से रिफाइन कर लिया था, जिसके चलते अभी के लिए यूनून की स्ट्रेंथ दाओजुन की 8 स्टार पर पहुंच चुकी थी, जिसके चलते पीछे प्रेजेंट हुए एल्डर्स यूनून के बातें चुपचाप से बस सुनते हैं। अब सारे एल्डर्स को चुप होते हुए देख यूनून जब पीछे मुड़ती है उसे पता चलता है उसके फ्लावर सेट के कुछ पावरफुल एल्डर्स पहले से ही जख्मी हो चुके हैं, वो भी प्रोफाउंड स्काई सेट के वजह से। और वैसे भी यूनून के फ्लावर सेट के अंदर जितने भी उसके लेवल के पावरफुल एल्डर्स हैं वो सब रिट्रीट पर हैं, जिसके चलते अभी के लिए यूनून के साथ सिर्फ एक डाउसुन लेवल की वॉरियर आई हुई थी। लेकिन अभी के लिए वो जो एक डाउसुन लेवल की वॉरियर थी वो प्रोफाउंड स्काई सेट की वजह से उनकी जान जा चुकी है, जिसके वजह से यूनून की ग्रुप की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है। और अभी के लिए फ्लावर सेट की यही चीज का फायदा उठाकर प्रोफाउंड स्काई सेट फ्लावर सेट को चेस कर रहा है। अब नालायन रन यूनून को देखते हुए बोलती है, टीचर प्रोफाउंड स्काई सेट के साइड में 2 9 डाउजन लेवल के वॉरियर्स हैं और जिस तरीके की उनकी स्पीड है वो लोग काफी स्पीडली हमें कैच कर लेंगे। अब ये सुनकर यूनून नालायन रन की तरफ देखते हुए बोलती है, जब टाइम आता है तो मैं उन सब के साथ लड़ूंगी, जिसके चलते तुम सबको यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। तो तुम्हें उन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस तुम्हें अपनी जान बचानी है। अब यूनून के मुंह से इसी ऑर्डर्स को सुनकर नालायन रन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और डर भी जाती है। वो कहती है, तो टीचर आपका क्या? ये सुनकर यूनून बोलती है, क्योंकि मैं फ्लावर सेट की चीफ हूँ तो मुझे अल्टीमेटली फाइट करनी ही होगी अपने सेट के लिए। इसी टाइम पर अचानक से यूनून नालायन रन की हाथ पकड़कर उसको अपने पीछे खींच लेती है। अब इसी टाइम पर ही एक शार्प अटैक यूनून के साइड से पास होता है और वो अटैक जैसे ही नालायन रन के सामने प्रेजेंट हुई एक पेड़ के साथ टकराता है, वो पेड़ एकदम से डस्ट में बदल जाता है। अब जब ये सारी चीजों को बाकी के फ्लावर सेट के बंदे देखते हैं, उनका फेस एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा अगली हो जाता है। इसी टाइम पर उनके सामने किसी एक बंदे का अजीब तरीके से हंसने की आवाज गूंजने लगता है और सामने से वो बंदा बोलता है, सेठ चीफ यूनून, तुम आज मेरे हाथ से बच के नहीं जा सकते, ना ही तुम्हारा कोई सेट मेंबर बच सकता है। तो तुम लोग फालतू में स्ट्रगल कर ही क्यों रहे हो? और तो और तुम्हारे लिए ये काफी अच्छी बात है, यूनून तुम्हें हमारी डेप्यूटी चीफ बहुत ही ज्यादा लाइक करते हैं, इवन इफ वो नालायन रन को भी काफी पसंद करते हैं, जिसके चलते तुम टीचर और डिसाइबल एक हस्बैंड को शेयर कर सकते हो और ये स्टोरी काफी अच्छी होगी। ये सुनकर नालायन रन काफी गुस्से से अपने दांत को
पीसते हुए बोलती है, बेशर्म इंसान। अब इसी टाइम पर वो पूरे फ्लावर सेट के चारों तरफ बहुत सारे प्रोफाउंड स्काई सेट के बंदे अपीयर हो जाते हैं। अब आए हुए वो सारे बंदों में से एक मिडिल एज मैन सबसे सामने आता है और उस बंदे का नाम होता है ल्यूकुआन। ये सुनकर यूनुन बोलती है, ल्यूकुआन, क्या तुम प्रोफाउंड स्काई सेट और फ्लावर सेट के बीच में कोई एक बड़े बैटल को इरप्ट करना चाहते हो? अब ये सुनकर ल्यूकुआन हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। दरअसल फ्लावर सेट की कुछ बुढ़िया जो कि अभी के लिए सेट के अंदर रिट्रीट पर है, उनके साथ डील करना बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम होगा, लेकिन ये चीज मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पूरे ग्रुप का काम तमाम करके तुम दोनों को हासिल करना चाहता हूँ, मतलब यूनुन और नालैंड्रन को हासिल करना चाहता हूँ, जिसके चलते ये सारे बातों के बारे में तुम्हारे फ्लावर सेट के एल्डर्स को कुछ भी मालूम नहीं पड़ने वाला। ये सुनकर ल्यूकुआन के पीछे प्रेजेंट हुआ और एक बंदा हंसते हुए बोलता है, डेप्यूटी चीफ, हमें जल्दी से हमला करना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि अगर हम डिले करते हैं तो क्या पता सिचुएशन चेंज हो जाए, क्योंकि ये जगह फ्यूरियस बीस्ट से भरी हुई है। तो अगर वो लोग यहाँ पर अपना ध्यान आकर्षित कर लेते हैं तो हमें बहुत बड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और ये बंदा होता है याहुआ लियांजुन, जिसके साथ शोयान पहले से ही लड़ चुका है। और ये बंदा शोयान के हाथ से इतने गंदे तरीके से घायल होने के बावजूद भी ये इतना लकी होता है कि ये बच गया है। इसी टाइम पर याहुआ लियांजुन के साइड में प्रेजेंट हुआ एक बुढ़ा बोलता है कि हाँ, सही बात, याहुआ सही कह रहा है। अगर डेप्यूटी चीफ आप सच में हमला करना चाहते हो तो फिर ये टाइम बिल्कुल ही सही है, हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर ल्यूकुआन हल्के से स्माइल करके अपने सर को हाँ में हिलाता है। अब वो अपने हाथों को वेव करते हुए बोलता है, चलो फिर अटैक को रिलीज किया जाए। और साथ ही साथ ल्यूकुआन बोलता है, नालैंड्रन और यूनुन को छोड़कर बाकी सबकी काम तमाम कर दो। अब ल्यूकुआन के ऑर्डर को सुनकर प्रोफाउंड स्काई सेट के सारे बंदे इंस्टेंट ही मूव करते हैं और वो सारे वॉरियर्स के बॉडी में से वेव आफ्टर वेव गंदे तरीके से डाउ की इंक्रीज होने लगता है। अब अपने पूरे टोली को ऐसे प्रोफाउंड स्काई सेट के अंदर सराउंड होते हुए देख यूनुन एक गहरी सांस लेती है और कहती है, यानरन, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाती हूँ, तुम्हें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। ये सुनकर नालैंड्रन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है, जिसके चलते वो भी एक गहरी सांस लेती है और बोलती है, टीचर, अगर आप उनके हाथों में लग जाती हो तो फिर मेरा भी जीने का कोई हक नहीं, ना ही मतलब है। तो मुझे लगता है हम दोनों का साथ में यहाँ से भागना सही होगा। अब इधर नालैंड्रन की ऐसी चित्ती बर्ताव को देखकर यूनुन बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील करती है, क्योंकि वो जानती थी नालैंड्रन उसके साथ मरने के लिए तैयार है और अगर चीजें सच में उस पॉइंट तक पहुँच जाती है तो फिर टीचर और उसका डिसाइपल शायद ही ये एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में हमेशा के लिए मर जाएंगे। अब ये दोनों टीचर और डिसाइपल के कॉन्वर्सेशन के अंदर पीछे से स्काई प्रोफाउंड सेट के बंदे हमला कर देते हैं। अब जब फ्लावर सेट के एक्सपर्ट्स देखते हैं प्रोफाउंड स्काई सेट के बंदे अपने वेपन्स के साथ उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, वो लोग भी अपनी बॉडी के फुल डाउकी को अनरिलीज करके आगे बढ़ जाते हैं फाइट करने के लिए। लेकिन वो सबकी पहले से इंजुरी की वजह से वो लोग पहली बार में ही और भी ज्यादा घायल हो जाती है। अब ये सिनेरियो को देखकर नालैंड्रन अपने एक हाथ को वेव करती है, जिसके वजह से आधे वॉरियर्स खून फेंकते हुए पीछे चले जाते हैं, लेकिन उनको डिफेंड करने के लिए और दो एल्डर्स आगे आते हैं और उन दो एक्सपर्ट्स में से हुआ लियांजुन भी होता है और वो हंसते हुए यूनुन को बोलता है, यूनुन, तुम आज हमारे हाथों से बच के नहीं जा सकती, लेकिन तुम ज्यादा टेंशन मत लो, जब टाइम आएगा मैं तुम्हारा अच्छे से केयर करूँगा। ये सुनकर यूनुन अपने पूरे डाउकी को अनरिलीज कर देती है और वो सीटी बजाते हुए एक बड़े से पाम को क्रिएट करके बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से प्रोफाउंड स्काई सेट के 4 लाइट टाउजन के वॉरियर मिलके भी यूनुन के ये पावरफुल पाम अटैक को तोड़ नहीं पाते।
ना ही झेल पाते हैं। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है नारायण रन के ऊपर, जो कि काफी अच्छे तरीके से फाइट कर रही थी, लेकिन अचानक से वो फोर्सफुली खिसकते हुए पीछे जाती है और उसके मुंह से गंदे तरीके से खून निकलने लगता है। और इस हालत को यूनुन देखकर बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाती है, जिसके वजह से वो इंस्टेंट ही अपने हाथों को वेव करके एक जेंटल सी हवा को नारायण रन के बॉडी की तरफ थ्रो कर देती है और फिर वो नारायण रन को उस मोमेंट से रेस्क्यू करती है। लेकिन इसी टाइम पर काफी स्पीडली तो फिगर नारायण रन के पीछे अपेयर हो जाते हैं। इसी टाइम पर याहुआ लियांजुन बोलता है, जब तुम ऑलरेडी हमारे साथ फाइट कर रहे हो तो बीच में तुम डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हो। अब इसी टाइम पर दो पावरफुल पाम अटैक यूनुन के कंधे पर जा टकराते हैं, जिसके वजह से अचानक हुए ये स्नेक अटैक के वजह से यूनुन भी खून फेंकते हुए पीछे जाती है और उसका बॉडी कोई बॉल की तरह काफी पीछे जाकर टकरा जाता है। अब इस सिनेरियो को देखकर याहुआ लियांगजुन काफी ज्यादा खुश होता है। अब वो धीरे धीरे यूनुन के करीब जाकर बोलता है, सर चीफ यूनुन, जिस दिन तुम्हें हमारे डेप्यूटी चीफ अच्छे तरीके से बिहेव करना सिखा देंगे, उस दिन मैं तुम्हें तुम्हारे छोटे से लवर को देखने के लिए लाऊंगा। अब उसके हाथ में जो छोटा सा मेटालिक फैन होता है वो रूथलेस तरीके से नारायण रन के पेट की तरफ आगे बढ़ जाता है। अब याहुआ लियांजुन को इस तरीके के हमले को करते हुए देख यूनुन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में बची हुई टाओकी को वो समेट कर इस बंदी के साथ लास्ट फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन इसी टाइम पर आसमान में हवा को चीरने की आवाजें आती है। अब वो बड़ा सा गोल्डन कलर का जॉइंट का हाथ सीधे जाकर टकराता है याहुआ लियांजुन के बॉडी के साथ। अब अचानक से याहुआ लियांजुन का ऐसे सैंडविच बनते हुए देख प्रोफाउंड स्काई सेट के एक्सपर्ट्स बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब उनका डरावना आंखें देखता है उस गोल्डन जॉइंट को, जो कि एकदम से बड़े से भूत की तरह था। अब इधर वो जॉइंट फिगर दहाड़ते हुए बोलता है, प्रोफाउंड स्काई सेट के सारे कुत्ते आज भी उतना ज्यादा यूजलेस हैं। अब गोल्डन ह्यूमन की इस आवाज को सुनकर लिंकुआन का चेहरा एक्सट्रीमली ग्लूमी हो जाता है और हमें तो पता है ये जॉइंट फिगर है शोयान। लेकिन ये बात भला लिंकुआन को कैसे पता चलेगा, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जब लिंकुआन को पता चलेगा ये गोल्डन पावरफुल फिगर शोयान खुद है तो पता नहीं उसका क्या होगा, क्योंकि इसी के साथ ही यहीं पर खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का आज का ये नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो गाइस आगे का पार्ट बहुत ही ज्यादा फाइटिंग सीन से भरा हुआ है और आज के वीडियो में आपको सबसे बेस्ट कौन सी पार्ट लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ ही साथ आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट में।